हेलो एवरीवन। क्लास 12th के चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन में इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन किया था। अब इधर हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनती है या थ्योरेटिकल पार्ट भी बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता है, तो उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो हमारे लिए जो सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पानी है, जो प्योर वाटर है, उसके लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0.50 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो प्योर वाटर में अगर हम कोई सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बढ़ जाएगा? आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, ये तो हमने क्या देखा, इसका मीनिंग देख लिया, इसका क्या मीनिंग होता है। नॉर्मली अगर देखें तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई सॉल्यूट अगर प्योर वाटर में मिला हुआ है तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है? आधा डिग्री सेल्सियस, 0.50 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 4 मोलर है वो क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, हमने देखा था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी। यही देखा था। हमें क्या करना है? डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, डेल्टा केबी की वैल्यू, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.50 इनटू मोलालिटी कितनी दे रखी है? 4। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझा कि अगर ग्लूकोज का 4 मोल आपने 1 किलोग्राम वाटर में घोला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे निकालेंगे 4 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ कि 4 मोलर ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब प्योर वाटर कितने पे बढ़ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें 4 मोलर ग्लूकोज मिला देंगे तो वो कितने पे बढ़ेगा, कितने पे बॉइल होगा? 100 + 2 मतलब 102 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो बॉइल होगा। क्लियर? ये एक प्रॉब्लम थी। सिमिलरली अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या आ जाएगा? केवल यूरिया। ठीक है, आप यूरिया की बात कर लो, यूरिया का सॉल्यूशन भी अगर हम देखते हैं तो यूरिया सेम क्वांटिटी है, 4 मोलर यूरिया एक्वा सॉल्यूशन है, तो उसका भी कितना हो जाएगा? इसी के जैसा हो जाएगा लगभग। ठीक, लेकिन हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन है मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड का 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? हम वापस वही निकालेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का कितना बढ़ जाता है? 0.50 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मोलालिटी हमें कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक, लेकिन हमने जब इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को मिलाते हैं तो 4 मोल तो NaCl के हैं, लेकिन जैसे ही 4 मोल का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो 4 मोल Na के हो जाएंगे और 4 मोल Cl के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 मोल NaCl लिया था, लेकिन सॉल्यूशन में बोलने के बाद वो टोटल कितना हो गया? 8 मोल हो गया। अब 4 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अब हमें इसे 8 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, जब जाएगा क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इसमें? 2 आयंस है, नंबर ऑफ आयंस। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ऑलरेडी 8 मोल्स हो जाएगा।
मतलब अगर 4 मोल सॉल्यूशन लिया है NaCl का, तो Na भी 4 मोल है और क्लोरीन भी 4 मोल है, तो टोटल 8 मोल हो गए, तो है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसी कंडीशन के लिए हमें टर्म का यूज करते हैं, वो करते हैं आई। और ये जो आई होता है इसे बोला जाता है वांट हाफ फैक्टर। क्लियर, ये होता है वांट हाफ फैक्टर। अब क्या होता है, जैसे सिमिलरली यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ हम देखेंगे आई की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, NaCl है तो Na डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं टोटल चार्ज, 2 चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, 2 चार्ज है, तो हम आई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 2। अगर हमारे पास क्या हो जाता MgCl2 होता, तो ये होता Mg प्लस और Cl माइनस माइनस, ठीक है, Mg प्लस 2 होता है नॉर्मली। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं, एक आयन Mg का है और 2 आयन किसके हैं, क्लोराइड के। उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम है हमारी 4 मोल ग्लूकोज को हमने 1 kg वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कराया, उससे हमने सॉल्यूशन का नाम दिया S1। और वही 2 मोल ग्लूकोज को हमने क्या किया, आधा किलो पानी में घोला और एक नया सॉल्यूशन बनाया S2, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो कैसा होगा दोनों के लिए। सबसे पहले दोनों की मोलैलिटी निकाल लो। तो मोलैलिटी दोनों की अगर देखें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर केजी। 4 मोल दे रखा है 1 केजी में, तो आंसर क्या आ गया 4। इसका जो मोलैलिटी कितनी आएगी 4 मोलर आ गई, ठीक है। वैसे ही इसकी निकाले, वही सेम फॉर्मूला करेगा 2/1/2। तो इस कंडीशन में हो जाएगा 4/1 और अगेन ये हो जाएगा 4 मोलर, ठीक है। तो 4 मोलर हो जाएगा। तो दोनों की मोलैलिटी अगर अपन देखें तो दोनों की मोलैलिटी एक जैसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो भी क्या होगा, लगभग सेम होगा। अब ये तो जनरल हमने देखा था कि दो अलग, हमने क्या करा यहाँ पे केवल मोल चेंज कर रहे थे, 2 मोल करा। यहाँ सॉल्वेंट 1 kg था, यहाँ सॉल्वेंट कितना हो गया, आधा kg हो गया। तो दोनों की मोलैलिटी कैसी रहेगी, यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक। अगली प्रॉब्लम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को लेकर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या यूं बोल सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अभी हमने मोलल इलेवेशन कांस्टेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, अब हम देखेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के ऊपर की कुछ प्रॉब्लम। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हम बात करें तो केएफ से बताएंगे क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ किसके लिए, कैम्फर के लिए। कैम्फर के लिए कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, ठीक है। मतलब जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैम्फर पे लेके कितनी दे रखी है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इसी का मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस, किसका, इस कैम्फर का, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 ग्राम इसमें क्या करा, कोई अननोन सॉल्यूट मिक्स कर दिया 10 ग्राम कैम्फर में, ठीक है। और जो सॉल्यूट हमने मिक्स करा उसका नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब ये उसके बाद जब ये मिक्सचर हो गया, ये जो मिक्सचर है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना दे दिया आपको 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये प्योर कैम्फर के लिए, ये कैम्फर में कुछ मिलाने के बाद मेल्टिंग पॉइंट ये आया। तो हम कैसे निकालते हैं, T0F माइनस TF, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू कैसे निकालेंगे ऐसे, तो 80, T0 मतलब प्योर के लिए 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉल्यूट मिलाने के बाद कितना हो गया 70। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे हम देख रहे हैं फॉर्मूला क्या बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो कंपाउंड है मतलब आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अननोन कंपाउंड है ना, कैलकुलेट द वेट ऑफ अननोन कंपाउंड हमको फाइंड करना है, या कोई जो भी है कोई अननोन कंपाउंड यहाँ पे इसके अंदर हम 2 ग्राम हटा देते हैं। ठीक है, कोई अननोन कंपाउंड मिलाया 10 ग्राम कैंपर के अंदर और उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना आ गया, तो हमें क्या करना है, इसका जो वेट है अननोन कंपाउंड ए का वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेट ऑफ ए, वो बाय मिस्टेक भी लिखा गया था वहां पे, हमें देखना है। अब क्या होगा, हमें KF की वैल्यू निकालना है, मोलालिटी कितनी दे रखी है देखिए जल्दी से, जो भी हो, या हम ये बोल सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेट ये दे रखी है हमको 40 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से देखेंगे कि 2 ग्राम क्या है, अननोन कंपाउंड है, ये रहने दीजिए, प्रॉपर है वो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एक बार फिर से उसको देखेंगे। हमने देखा है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में हम देख रहे हैं जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मतलब किसके लिए, कैंपर के लिए, वो कितनी रहती है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस। कैंपर का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस, और जब ये दोनों को मिक्स करा कोई अननोन कंपाउंड इसमें मिलाया, ठीक है, अब इस अननोन कंपाउंड को मिलाने के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट आया वो कितना आया 70 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड की मोलालिटी भी फाइंड करना है, तो इसकी मोलालिटी भी हम कैसे निकाल सकते हैं, इनटू क्या करा हमने मोलालिटी, ठीक है, हमें मोलालिटी फाइंड करनी है, तो 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 40 डिग्री सेल्सियस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जब हम करेंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगी, हमारी मोलालिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो मोलालिटी कितनी आ सकती है, 4 से अगर उसमें करेंगे हम डिवाइड, है ना, तो 1 से डिवाइड कर दो 4 में, तो 0.25, ठीक है, तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी 0.25 मोल, किसके लिए आ गई है, ठीक है, डेल्टा TF से हमने क्या निकाल लिया, इस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है, मतलब ये सॉल्यूशन था वो कितना मोलल बना, उसकी हमने यहाँ पे क्या निकाल ली, मोलालिटी यहाँ पर फाइंड कर ली। ठीक, अब ये तो हमने मोलल एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट देखा है। अब फिर से नया टॉपिक हम देखेंगे अब इसी के अंदर, वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे यहाँ पर कि क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर, हमें देखना है वांट ऑफ फैक्टर को कैसे बताते हैं, आई से बताते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के केस हमने देखे थे, जिसमें हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए देखा था P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इज इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी, पाई इक्वल्स टू CST। तो बोथ केसेस में क्या होता है कि जो I की वैल्यू होती है, मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा था कि I की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जितने नंबर ऑफ आयंस है वो आयन जो है वो इसकी वैल्यू I के बराबर होती है। जैसे अपनी हमने देखा था AlCl3 के लिए हम देखते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा +3, एक आयन +3 का बनाया, और क्लोराइड कितने आयन बना रहा है
3 आयन बनाना, तो टोटल आयन्स कितने होते हैं 4, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हमें जो है यहाँ पर आई की वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है कि कब आई की वैल्यू किस कंपाउंड के लिए कैसी रहेगी, उसके लिए कुछ नोट्स हैं हम देख लेते हैं। ठीक, जो आई होता है, आई की वैल्यू हमेशा 1 कब होती है, नॉर्मल केसेस में। नॉर्मल केसेस मतलब जब कोई आयनी कंपाउंड ही ना हो, जो भी होगा सॉल्यूट होगा वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कब होती है, डिसोसिएशन के केस में। मतलब अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएट होगा तो आयन्स में टूटेगा, जितने आयन बनेंगे उतनी ज्यादा आयन की वैल्यू, तो डिसोसिएशन केस। और आई की वैल्यू कम कब होती है, एसोसिएशन केस, मतलब वो एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है। मान लो कोई आयन से हमने उसमें डाल दिए, तो आयन फिर क्या हो सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, पर हमें इसको नेगलेक्ट करना है, हमें केवल इन 2 चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, आई की वैल्यू नॉर्मल केस में 1 होती है, लेकिन आई की वैल्यू ज्यादा कब होती है, जब डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, हमें केवल इन 2 चीजों पे फोकस करना है। तो इस आई की वैल्यू को फाइंड करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, I इज इक्वल्स टू एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल वैल्यू किसे बोला जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को क्या कहा जाएगा, एबनॉर्मल वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कुछ और दे रखी है, जैसे मान लीजिए 4 मोलर का एलिवेशन दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको एक्सप्रेस करा, एक्सपेरिमेंट करा, तो वो 3 मोलर बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और एब नॉर्मल वैल्यू क्या होगा हमारे लिए 3 हमने कैसे पता करा, एक्सपेरिमेंट करके पता करा कि जो 3 मोलर वैल्यू है वो क्या है, एब नॉर्मल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, या हम ये बता सकते हैं कि अगर मान लो कोई लिक्विड हमें पता है कि 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, ये हमें पता है, ये नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन क्या करा जब वो लिक्विड बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के बाद हमने क्या करा, उसमें थर्मामीटर डाल के देखा, तो थर्मामीटर डालने पे हमको क्या पता चला कि वो 104 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू थी, और ये वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट करके देखी, हमने थर्मामीटर लगाया, फिर हमने देखा कि टेम्परेचर कितना बता दिया उसने 104 डिग्री सेल्सियस, तो ये अब नॉर्मल वैल्यू, इसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नॉर्मल वैल्यू की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हम आई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई की वैल्यू फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है वो तरीका क्या है, I is equals to normal molecular weight अपॉन में abnormal molecular weight। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और एबनॉर्मल वैल्यू की मॉलिक्यूलर वेट किसको बोलेंगे, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है C2H8O4, ये कंपाउंड है, समझ लेना थोड़ी देर के लिए। इसका वेट मेरे पास 64 ग्राम है, ये हमें पता है, ये नॉर्मल वैल्यू। लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट करा फर्दर एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो उसका वेट या तो ज्यादा आ सकता है, या इसका वेट कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, ये वेट नॉर्मल वैल्यू है तो वो ऊपर आ जाएगा, और जो एक्सपेरिमेंट बेस पे हम जो वेट निकाला है वो कहाँ आ जाएगा, एबनॉर्मल वैल्यू बनकर नीचे आ जाएगा। उस कंडीशन में भी हम क्वांटा फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है आई का निकालने का, तीसरा तरीका ये हो सकता है आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर dissociation upon number of particle before dissociation। ठीक है,
जैसे NaCl की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। NaCl का डिसोसिएट होने के बाद वो क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया। हमने इसके 4 मोल लिए, तो डिसोसिएट होने के बाद ये भी कितना हो गया 4 मोल, और ये भी कितना हो गया 4 मोल, दोनों 4-4 मोल हो गया ना। तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये वैल्यू रखा जाएगी 8, ऊपर रखा जाएगी 4 + 4 8, और बिफोर डिसोसिएशन के बाद क्या देखा हमने 4, तो 4 वैल्यू कहाँ आ जाएगी यहाँ, मतलब बिफोर मतलब पहले, डिसोसिएशन के पहले NaCl की वैल्यू 4 मोल थी, वो हमने नीचे लिखी, और डिसोसिएशन के बाद 4 मोल सोडियम हो गया, 4 मोल क्लोराइड हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, जिससे भी हम क्या कर सकते हैं I की वैल्यू को इजी गोइंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर 2 चीजें होती है। पहली चीज क्या हो सकती है, कंप्लीट डिसोसिएशन और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, ये 2 चीजें यहाँ काम करेगी। इसकी अगर हम बात करें, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे NaCl है, पानी में घोलेंगे तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें नमक डाला, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो नमक के कोई पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वहां कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड हो चुका है। लेकिन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया NaCl है, पूरी तरह घुल जाएगा, पता है हमको, तो कितना आयन बनेंगे 2 आयन बनेंगे, तो सीधी सी बात है कंप्लीट डिसोसिएशन में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो I की वैल्यू होगी वो 2 आएगी। क्यों आई 2, क्योंकि देखो हम यहाँ पे कितना होगा, ये भी 4 ये भी 4, तो हो गया 8 नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 8, और बिफोर डिसोसिएशन क्या हो गया 4 4 1 4 4 2 जाए, ऐसे बता सकते हैं। या फिर कैसे बता सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आयन है 2 नंबर ऑफ आयन है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में। लेकिन वहीं अगर बात ऐसी हो जाए कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो जाए, तब क्या करेंगे फिर हम, तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH, जब इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये आयंस में जरूर टूट जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, इसका कुछ पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो है वो बॉटम में एज इट इज लिक्विड के अंदर सॉलिड मटेरियल के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, तो क्यों हुआ, अब जैसे मान लो, अब इसके अंदर हम जो है I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में I की वैल्यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, चेंजेस आ सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2 आना चाहिए वैल्यू, एक माइनस और एक प्लस है, तो 2 वैल्यू आना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे आई थी, तो वो 2 वैल्यू कब आएंगी कंप्लीट डिसोसिएशन में, 3 वैल्यू कब आ सकती है कंप्लीट डिसोसिएशन में, लेकिन वैल्यू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में कैसे आएगी वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 100 पार्टिकल्स लिए, तो इसमें से मान लीजिए 20 पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व हो गए। 20 पार्टिकल डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, 20 इसके हुए और 20 इसके हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ये कितना डिसोसिएट हुआ, इतना हुआ, तो पहले हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 20, फिर ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, तो फिर इसको लिखेंगे प्लस 20 और प्लस 20 अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के पहले तो पूरा 100 ही था ना, 100 लिखा। या आफ्टर डिसोसिएशन हम क्या बोलेंगे, मान लो 100 में से 20 घुल गया, तो इसमें से 20 घुला है ना, 20% घुल गया, मतलब 20% ये घुला और 20% ये घुला। तो आफ्टर डिसोसिएशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ रखी, और उसी के साथ में दोनों को भी हमको क्या करना है, प्लस करना है। और बिफोर डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो बिफोर डिसोसिएशन तो ये कंप्लीटली 100 ही पार्टिकल्स थे ना इसके। अब इसको सॉल्व करो, प्लस का माइनस का 20 प्लस का 20 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 120 हो जाएगा, ये 100 प्लस 20 120 अपन में क्या जाएगा 100। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1.2, किसकी I की वैल्यू कितनी आ रही है 1.2 आ रही है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से इसी का ले लेते हैं। अब जैसे मान लो ये पूरा एक 1 मोल है, जिसमें से कितना घुल गया है 0.54, मतलब इसमें से इतना घुल गया है, तो ये भी 0.54 हो जाएगा, सॉरी 1 में से 0.4 घुल गया, 0.4 मोल घुल गया, यहाँ भी मतलब ये 1 मोल है, 1 मोल में से जो एसिटिक एसिड है वो कितना घुला 0.4 मोल, तो ये 0.4 और ये भी कितना होगा 0.4, क्योंकि ये पूरा डिसॉल्व हो रहा है ना, तो आयनिक कंपाउंड है, तो जितना CH3COO माइनस होगा उतना ही H प्लस भी होगा। तो अब इसको I की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में ये वैल्यू रखेंगे 1.4
सॉरी 1 माइनस 0.4, फिर ये प्लस 0.4 और फिर ये प्लस 0.4। और डिसोसिएशन के पहले उसकी वैल्यू क्या थी, वो तो 1 मोल ही था ना, भूलने के पहले क्या था, वो 1 मोल था। प्लस से माइनस से प्लस कट जाएगा, आई इक्वल टू क्या बचा 1 प्लस 0.4 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1.4। तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई 1.4। तो ये होता है वन टर्म फैक्टर में कंप्लीट डिसोसिएशन और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। हमने आज जो देखा, क्या क्या देखा, वन टर्म फैक्टर के बारे में हमने देखा। तो इसमें हमने आई की वैल्यू जो है वो कितने तरीके से निकाली जा सकती है। एबनॉर्मल वैल्यू किसे कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो ऑलरेडी हमें गिवन होती है। कंप्लीट डिसोसिएशन के अंदर हमें इस तरह से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली चार्जेस को देख के बता सकते हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करते हैं। लेकिन जो वीक आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ये, तो ये इन कंप्लीट डिसोसिएशन को शो करेगा। तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट डिसोसिएशन के अंदर आई की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको क्वांटम फैक्टर समझ में आएगा। इसके बाद जो है हम अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।